नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसे कि आज का पहला क्लास है ये मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिए। जैसे कि हम लोग सुबह में डेली जीके पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है हम लोग पॉलिटी का जो अगला पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम आपका 3 अक्टूबर को कंफर्म हो गया है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो तैयारी में आप थोड़ा भी जो है कंजूसी ना करें, एकदम पूरी ईमानदारी से तैयारी करें। और जो है हम आपके लिए काफ़ी सारा वीडियो डेली बना रहे हैं। कल भी 3 वीडियो बना था, आज भी 3 वीडियो आपके लिए बनेगा, ठीक है। और 15 अगस्त तक हम लोग 15 अगस्त नहीं, सॉरी, 15 सितंबर तक हम लोग जो है सिलेबस ख़त्म करके फिर हम लोग मॉक टेस्ट या फिर जो कहिए प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 15 सितंबर तक आप जो है सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। और देखिए, एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सिलेबस का चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम हॉल में। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। देखिए, आपका BHU का एग्ज़ाम तो 3 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जल्द ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका भी फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा उसको वैसे ही हम उसको जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाएंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और सारा भी जानकारी जल्द ही हम आपको देंगे कि उसका कैसे कितना पेपर होता है, ठीक है। उसका जैसे कि हम ये तो बता चुके हैं पहले ही कि जो जीके का पोर्शन है दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है। लेकिन हम आपको ये आगे बता देंगे कि उसका सीट, उसमें कितना सीट है, उसका कितना कट ऑफ जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी ही एक फुल फ्लेज्ड वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण आपका BHU में नहीं हुआ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल एडमिशन मिल जाएगा। और वो भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने जो है पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जो हम 2 टॉपिक पढ़ भी चुके थे पॉलिटी का बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसी क्रम में आज तीसरा पार्ट है पॉलिटी का, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, तो क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं, जो हम कुछ दिन पहले आपको जो है बताए हुए थे, ठीक है। देखिए, हम कल जो है 2 दिन पहले हम आपको सिलेबस बताए थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण का जो है पार्ट 1 पढ़ लिया है, ठीक है। कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा हुआ था। कल क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार पढ़े थे, ठीक है। और आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज जो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, ठीक है। देखिए, संविधान में सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय ये बताया गया कि भविष्य में जो भी सरकार होंगी, उनको जो है इस संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व बनाया जा रहा है, इनको ध्यान में रख कर कोई भी कानून बनाएंगे या ऐसा अपना जो है शासन करेंगे जनता पे, ठीक है। तो संविधान में सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए, नीतियाँ मतलब होता है कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी, ठीक है, बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। मतलब संविधान में ये चीज़ें बताई गई हैं कि सरकार को ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब वो कोई भी नीति, पॉलिसी या फिर कानून बनाएंगे, ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। मतलब राज्य मतलब यहाँ सरकार से है। सरकार को जो है नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में, अभी हम बताएंगे कौन कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है संविधान में, तो इसी को बताया गया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
ठीक है। लेकिन इसको लागू करवाने के लिए आप जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। जैसे कि क्या था, मौलिक अधिकार में था कि जो हमको मौलिक अधिकार संविधान में मिला हुआ है, ठीक है, और सरकार उसको हनन कर रही है या हमको नहीं प्रदान कर रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ऐसा चीज़ है जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन सरकार अगर आपको नहीं भी प्रोवाइड करा रही है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये सरकार के ऊपर है कि आपको जो नीति निर्देशक तत्व में चीज़ें लिखा हुआ है उसको जो है आपको देगी या नहीं देगी, वो उसके मन के ऊपर है, ठीक है। मतलब इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डी से डायरेक्टिव, पी से प्रिंसिपल, ठीक है, एस से स्टेट, पी से पॉलिसी। मतलब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कि देखिए, मौलिक अधिकार, अगर सरकार आपको आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है या आपको नहीं दे रही है, आपको नहीं प्रोवाइड करा रही है मौलिक अधिकार जो आपको संविधान में दिया गया है, तो आप सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसे पॉइंट हैं, अगर सरकार जो है अगर आपको प्रदान नहीं कर रही है या नहीं दे रही है, तो आप इसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो है मौलिक जो अधिकार है वो बाध्य योग्य है। बाध्य मतलब कोर्ट में इस पे बहस किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी पे कोर्ट में बहस नहीं किया जा सकता है। मतलब ये बाध्य योग्य नहीं है। ये प्रश्न पता नहीं कितना बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बाध्य योग्य है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मौलिक अधिकार जो है बाध्य योग्य है, मतलब हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ, ठीक है। और डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि आखिर डीपीएसपी, संविधान में जो डीपीएसपी दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी बातें लिखा हुआ है। और देखिए, लास्ट में हम लोग बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए तो अगले अपने जो है प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हम आपको सिलेबस बता चुके हैं कि देखिए, आज हम मौलिक संविधान सभा और संविधान निर्माण पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो है आप पढ़ेंगे आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमारा 3 पॉइंट खत्म हो जाएगा। लगभग 1 सप्ताह का और आपका सिलेबस बचा रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10 पॉइंट टोटल पढ़ना है और हम लोग आज 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं नीति निर्देशक तत्व में कहाँ से कहाँ तक। देखिए, हम आपको कल बताए थे, जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो बताए थे कि मौलिक अधिकार का जिक्र कहाँ किया गया था, पार्ट 3 में। संविधान के भाग 3 में क्या किया गया था, मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया था, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, यूएसए के। ये तो हम कल आपको बता दिए थे कि यूएसए के संविधान से हमारा जो है मौलिक अधिकार लिया गया था। और कहाँ ये जिक्र था, इसका पार्ट 3 में, संविधान में पार्ट 3 में इसका जिक्र है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक था ये, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान के भाग कौन से लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। देखिए, हम सारी चीज़ें का पीडीएफ नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें बोल रहे हैं वो आप लिखते भी जाइए, ठीक है। तो डीपीएसपी संविधान में कौन सा भाग में दिया है, तो भाग 4 में। और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार थोड़ा कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है और कौन कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर हम आपको बता दें, डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में दिया हुआ है, भाग 4 में दिया हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, आर्टिकल 36 से, मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 में राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य मतलब यहाँ सरकार से है, राज्य मतलब यहाँ कहाँ से है, सरकार से है, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं कि जो है नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए, संविधान में सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए, मतलब संविधान जब लिखा गया तो उसमें ये बताया गया कि जब यहाँ पे सरकार बनेगी अपने देश में तो कैसे कानून बनाएगी, कैसे नीति बनाएगी। तो उसके लिए संविधान में कुछ चीज़ें लिखा गया कि जो है कोई भी सरकार भविष्य में बनती है तो यहाँ पे जो है अगर कानून कोई बनता है, कोई नीति बनता है हमारी जनता के लिए, तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसी को नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो उसमें आर्टिकल 36 में क्या दिया है, आर्टिकल 36 में कोई पूछ ले आपसे क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 36 में राज्य का परिभाषा दिया है। मतलब राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत आपके सरकार आ जाएगी, वो चाहे
वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो फिर, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी लोक सेवक है वो आ जाते हैं राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 में क्या दिया है, राज्य का परिभाषा, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 36 में क्या दिया है, राज्य का परिभाषा दिया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 37 में क्या दिया है, देखिए अनुच्छेद 37 में इसमें थोड़ा कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। लेकिन देखिए अनुच्छेद 37 में ये दिया हुआ है कि जो है डीपीएसपी, आप इसको नोट करते जाएं, डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य, डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। अभी जब हम प्रश्न कराएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अभी आप इसको बस नोट कर लीजिए। आर्टिकल 36 में राज्य के परिभाषा दिया गया था, और आर्टिकल 37 में क्या दिया हुआ है कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 37 में क्या दिया हुआ है कि डीपीएसपी को जो है वाद्य योग्य नहीं है, मतलब इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको बताएं तो आर्टिकल 38 में क्या दिया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। अब सामाजिक व्यवस्था बनाने का क्या मतलब है, देखिए एक आता है इकोनॉमिक, मतलब होता है आर्थिक, ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इसको आप ई से याद कर लीजिएगा, ई। एक होता है सोशली, जिसको सामाजिक बोलते हैं, ठीक। और एक होता है पॉलिटिकल, जिसको हम राजनीतिक बोलते हैं। इसको आप तीनों चीज़ों को नोट कर लीजिए, राजनीतिक, ठीक, मतलब ESP, एक मिनट सॉरी। तो देखिए आर्टिकल जो 38 में ESP के बारे में दिया हुआ है, मतलब सरकार जो है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ई से इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एस से सोशली मतलब सामाजिक, और पी से पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। यानी राज्य सरकार जो होगी, मतलब राज्य जो होगी, राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य जो होगा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय राज्य में सुनिश्चित करेगा। मतलब जो भी राज्य होगा वो अपने यहाँ इन तीनों चीज़ों का सुनिश्चित करेगा कि कोई भी, सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो, सभी लोग सामाजिक रूप से समान हो, और सभी लोग राजनीतिक रूप से समान हो। मतलब इन तीनों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आप किताबें में पढ़ेंगे तो किताबें में बहुत ज़्यादा भाषा का जो है थोड़ा कठिन भाषा में लिखा गया, लेकिन हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं। प्रश्न भी इसी तरीके से पूछे गए हैं। देखिए हम आगे जब प्रश्न करेंगे तो आपको बताएंगे कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ठीक है। आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है, तो फिर वही लिखा हुआ है कि आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक रूप और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से किसी के साथ भेदभाव राज्य नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 39 में दिया है राज्य जो है स्त्री और पुरुष को समान रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसमें राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व हैं, मतलब अनुसरणीय मतलब राज्य जो है उस चीज़ को मानेगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ था, आर्टिकल 39 में दिया हुआ है कि जो राज्य है ना स्त्री और पुरुष को, इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए ये जो अभी PDF में दिख रहा है इसको छोड़ दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है कि जो राज्य जो है स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष, इसको आप नोट करते जाइए, स्त्री और पुरुष को समान रूप से रोजगार देगी, मतलब भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। समान रूप से रोजगार देगी, समान रूप से क्या देगी, रोजगार देगी, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। कहाँ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, ठीक है। राज्य क्या करेगा, स्त्री और पुरुष को समान रूप से क्या देगा, रोजगार देगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 39 में ये भी लिखा हुआ है स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा। मतलब 39 में ये लिखा हुआ है कि आप भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो दोनों को समान रोजगार देंगे, और उनके लिंग के आधार पे उन पे भेदभाव नहीं करेंगे। जितना जो है सैलरी आप पुरुष को देंगे उतना ही सैलरी किसको देंगे, महिला को देंगे, यानी स्त्री को देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान लिखिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आर्टिकल 40 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 का भी है, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल 39 का में क्या दिया हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब क्या करेगी, राज्य जो है सबको समान न्याय देगी, ठीक है, और निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराएगी। देखते हैं अब जब आप जो है कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सरकारी वकील रहते हैं, ठीक है। वो आपका, जब आप जैसे गरीब लोग होते हैं,
ठीक है। जैसे मीडियम क्लास या गरीब लोग होते हैं वो बहुत बड़े वकील को हायर नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी केस को लड़ने के लिए, तो सरकार जो है उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये चीज़? आर्टिकल 39 का में लिखा हुआ था कि राज्य क्या करेगी, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 40 देख लेते हैं। आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 40 में आपको दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए आज हम लोग देख पाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो ये ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र कहाँ किया गया था? आर्टिकल 40 में किया गया था। ठीक है, और ये गांधी जी भी चाहते थे कि जो है हमारे देश में तीन स्तरीय जो है सरकार हो। ठीक है, एक तरह से सरकार का ये हिस्सा होते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो सबसे नीचे लिखा होते हैं ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं? एक होता है ग्राम पंचायत होते हैं, फिर जिला पंचायत होते हैं, और एक और होता है, क्या होता है बताइए आप सभी लोग बताइए। देखिए 3 लेवल पे होते हैं, एक तो ग्राम पे होते हैं, एक ब्लॉक पे होते हैं, और एक होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसी को बोलते हैं पंचायतों का गठन, पंचायतों का संगठन। ठीक है, और देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 40 बहुत बार पूछा गया है। परसों में पेट का एग्जाम दिया था, उसमें भी ये आया था कि जो है ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप स्टार लगा के लिख लीजिए कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया है, तो 40 में दिया हुआ है। देखिए, और जो कौन लोग, देखिए सरकार को कुछ जो बड़े बड़े आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, या भी ये कह लीजिए कि जो ज्ञाता होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो सरकार को सलाह देते हैं कि आप इन इन चीज़ों को जो है जो संविधान में लिखिए। तो उस समय जो है सरकार जब संविधान बन रहा था तो एक कमेटी, संविधान नहीं उसके बाद ये जोड़ा गया, आर्टिकल 40 बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, तो उसमें एक कमेटी बनाए थे सरकार। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी, इसको आप नोट कर लीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि कौन सा समिति ने ग्राम पंचायतों का गठन का जो है रिकमेंडेशन, या फिर ये कहिए कि जो है कहा था, सरकार को कहा था ये ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कौन सा सलाह दिया था, कौन सा कमेटी ने सलाह दिया था, डायरेक्ट या रिकमेंड किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। कौन था? बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। आर्टिकल 40 लिख लीजिए, फिर उसके सामने लिख लीजिए ग्राम पंचायतों का संगठन, उसके नीचे लिख लीजिए नोट्स में, एक नोट्स लिख लीजिए। नोट्स में क्या लिखना है? बलवंत राय मेहता कमेटी इससे संबंधित है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए कि जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से इनमें से कौन संबंधित है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ग्राम बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आर्टिकल 40 में ये लिख लीजिए। ठीक है, और आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब ये बताया है कि राज्य जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है, उन्हीं को बताया गया कि कुछ दिशाओं में काम देगी सरकार। ठीक है, राज्य काम देंगी, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, और जो भी हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उनका भी जो है ख्याल रखेगी सरकार। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 42 की ओर। आर्टिकल 42 में क्या लिखा हुआ है? काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए इसमें यह बताया गया कि सरकार जो है कोई आदमी काम कर रहा है कहीं पे भी, तो वो अच्छे ढंग से अच्छे कंडीशन में काम करे, उसे ज़बरदस्ती काम न कराया जाए। ठीक है, उसका स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखा जाए। वो चीज़ें कहाँ कहा गया है? वो चीज़ें आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को बंद। प्रसूति सहायता मतलब क्या होता है? जो भी महिलाएं होती है, ठीक है, उनको जब प्रसूति होता है मतलब जब उनका डिलीवरी होने वाला होता है, तो उनमें जो है सरकार को जो है हेल्प करना चाहिए। ये चीज़ें कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है। चलिए आर्टिकल 43 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, यानी 43 में ये कहा गया है कि जो है न्यूनतम वेज, इसी में एक आर्टिकल 43 में ही आता है न्यूनतम वेज, न्यूनतम वेज। मतलब आप एक न्यूनतम मजदूरी तय कर दीजिए। कोई भी मजदूर है वो अपने गांव में काम करे तो कम से कम इतना उसको मजदूरी मिले ही मिले, उसमें कोई कटौती ना करे। तो ये चीज़ें आर्टिकल 43 में कहा गया है। ठीक है, तो न्यूनतम वेज के बाद कहाँ कहा गया है? न्यूनतम मजदूरी के बाद कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 43 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43 का में क्या लिखा हुआ है?
आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है उद्योगों के प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना। मतलब इसमें ये कहा गया है, आर्टिकल 43 में ये कहा गया है कि जो है सरकार को जो है कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे उद्योग हैं उनमें जो है लोगों को सहायता करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ाएं ताकि उनको जो है रोजगार मिल सके और भी लोगों को, ठीक है। तो 21 में कहा गया है, 43 में कहा गया है। और देखिए 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए आप, थोड़ा चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे अगला पॉइंट था हमारा अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बताएं आपको अनुच्छेद वो याद रखना है। एक तो 40 था, 40 में था क्या था, देखिए इसमें 36 से 51 तक DPSP का आर्टिकल है, लेकिन सब तो आप याद रखेंगे नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 ऐसे आर्टिकल है जिनको आप याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक तो आर्टिकल 40 हो गया जिसमें ये बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है कि सरकार जो है लोगों को काम देगी, मतलब जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम देगी। तो 40 से 41, उसके बाद एक ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 44। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब इसमें नागरिक संहिता की बात किया गया है। तो नागरिक संहिता कहाँ पे लिखा हुआ है, 44। इसको आप कैसे याद रखेंगे, 4-4 दोनों बराबर है ना, 4-4 मतलब समान नागरिक संहिता, 4 और 4 दोनों बराबर है, 4 और 4 क्या है, दोनों बराबर है मतलब समान है। तो समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब समान नागरिक संहिता क्या मतलब होता है, देखिए आज जो क्या है कि अभी कोई मैटर चला जाए, हिंदू का कोई मैटर चला जाए कोर्ट में, मान लीजिए कोई शादी से संबंधित मैटर है या केस है, वो कोर्ट में चला जाए, तो उसका जो है अलग, हिंदू का अपना अलग जो है ये शादी का अलग कानून है, ठीक है। लेकिन अगर मुस्लिम का कोई जाता है कोर्ट में केस शादी को लेकर, तो उसका अलग कानून है, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया, लेकिन DPSP में ये कहा गया था कि राज्य को ये करना चाहिए कि एक ही कानून बना देना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से सबको जो है जो भी प्रावधान होना चाहिए, मतलब अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। तो समान सिविल संहिता का यही मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अगले 45 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 45 क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा उपलब्ध कराएगा कौन, जो है राज्य सरकार। देखिए पहले क्या था कि जो अभी हम लोगों ने कल आर्टिकल क्या पढ़ा था, कल हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था आर्टिकल 21 ए, ठीक है। तो यही आर्टिकल 45 ही बाद में जाके क्या बन गया, आर्टिकल 21 ए बन गया है। पहले जो है ये जो आर्टिकल 21 है, जिसमें आर्टिकल 21 में क्या है, जो हम लोग कल पढ़े थे, उसमें शिक्षा का अधिकार था। क्या था, शिक्षा का अधिकार। जब हम लोग मौलिक अधिकार कल पढ़ रहा था तो उसमें आपको बताए थे आर्टिकल 21 है, उसमें शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। तो ये जो 21 है पहले कहाँ था, ये DPSP में था, मतलब यहाँ पे था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। लेकिन यही बाद में कब, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसको क्या बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया कब, 2002 में। कौन संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन। उससे पहले क्या था, आर्टिकल 45 था, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 45 में क्या दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, ठीक है, फ्री शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगी। चलिए ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नहीं, अगला अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर जो है आपका है 46। इसमें क्या दिया है कि जो है अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। मतलब इसमें यह है कि सरकार जो है SC ST का ध्यान रखेगी, उनका जो है शिक्षा का ध्यान रखेगी, और जो है उनका विकास हो इसका ध्यान रखेगी कौन, राज्य सरकार। ये कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक था आपका आर्टिकल 40 था, एक 41 था, फिर 44 था, और फिर 46। कम से कम अभी तक हम लोग 4 को याद रखना है, 40, 41, 44, 46। 40 में क्या दिया हुआ था, ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या दिया हुआ था कि सरकार जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार प्रदान कराएगी, ठीक है, काम देने का अधिकार था, ठीक है। 41 था, फिर 44 क्या था, समान सिविल संहिता था, ठीक है, कि जो है एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है।
एक समान सिविल कानून होना चाहिए, ठीक है। और 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है ख्याल रखेगी कौन, राज्य सरकार। तो ये आपका 46 में था। देखिए अगर आपको जो है नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ों को, देखिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इससे प्रश्न आता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम ना भी पढ़ाएं, देखिए पढ़ने वाले लड़के तो कहीं से खोज के पढ़ लेंगे, ठीक है, वो कैसे हो पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए पढ़ा दे रहे हैं, आसानी से पढ़ा दे रहे हैं कि आपको कहीं इधर उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े और आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए चीज़ें थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है, मतलब आप समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल समझ जाएंगे, हम एक एक चीज़ बता रहे हैं इसलिए, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम में आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग 46 पढ़ लिए, ठीक है। आगे है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या दिया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य करता है। बस में इसमें ये दिया हुआ है कि राज्य चाहेगी कि उसके जनता जो है, मतलब उसके राज्य की जो भी जनता है वो हमेशा क्या करे, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, मतलब उसका लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो, उनमें स्वास्थ्य का सुधार हो, ठीक है। और ये राज्य का कर्तव्य हो गया। तो राज्य का कर्तव्य कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 47 में दिया हुआ है कि लोगों को जो है जीवन स्तर ऊंचा करने का जो है राज्य प्रयास करेगी। ये कहाँ दिया गया, आर्टिकल 47 में दिया हुआ है। देखिए अब आर्टिकल 48 में देख लेते हैं। आर्टिकल 48 में क्या दिया है, आर्टिकल 48 में ये दिया हुआ है कृषि और पशुपालन का संगठन। मतलब देखिए राज्य क्या करेगी, राज्य क्या करेगी, कृषि और पशुपालन का संगठन कराएगी। मतलब राज्य जो है ये चाहेगी कि उसके यहाँ जो है कृषि में काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, वो यहाँ पे जो है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करें, ठीक है, और पशुपालन भी करें। ये किस में लिखा हुआ है, 48 में लिखा हुआ है कि राज्य जो है लोगों को सहायता करेगा किस में, कृषि और पशुपालन आदि करने में, ठीक है। ये आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 48 क है, ठीक है। 48 क में क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए अभी बस 2-3 मिनट और लगे, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर बने रहें, ठीक है। 48 क में क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। 3 चीज़ का आप ध्यान रखिए। 48 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते देखिए जो पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून बनाया जाता है इसी आर्टिकल को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 48 क में लिखा हुआ है कि सरकार जो है, राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा करेगी। तो इसी के आधार पे जो है सरकार कानून बनाती है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो 48 क में ये दिया हुआ था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं 49 में। 48-49 में क्या दिया हुआ है कि राज्य जो है, राज्य क्या करेगी, राज्य मतलब सरकार जो क्या करेगी, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, मतलब मान लीजिए जो ताजमहल हो गया, फिर लाल किला हो गया, राष्ट्रीय स्मारक के बड़े बड़े जो है क्या है, ये स्मारक है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के बड़े बड़े स्मारक है, इनका जो है क्या करेगी, इनका संरक्षण करेगी। मतलब ये खराब ना हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिन जाए, इसलिए इनका संरक्षण करेगी। तो ये कहाँ दिया गया है, तो जो है अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 50 है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या दिया हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो है राज्य, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, कार्यपालिका के अंदर आपके जो है सरकार आ जाती है, और न्यायपालिका के अंदर जो भी कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। ये जो है देखिए न्याय करने के लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। कैसे, मान लीजिए कि सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक हो, ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और हमारा कोर्ट जो है अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब कार्यपालिका से मिला नहीं रहेगा, तो हमको न्याय देगा और कहेगा कि देखो सरकार ये आपने गलत किया है, इस कानून को आप हटा दीजिए। तो इसका मतलब यही है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अलग अलग होना चाहिए, पृथक्करण अलग अलग होना चाहिए। और सबसे लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का अभिवृद्धि। मतलब जो है इसमें दिया गया है कि हम लोग हमेशा चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे शांति बना रहे और सुरक्षा का अभिवृद्धि हो, मतलब हमारे देश में काफ़ी सुरक्षा रहे, हमारे लोग जो है यहाँ पे सेफ रहें। तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 51 में दिया गया है। तो देखिए हम लोग 36 से 51 तक पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अभी हम बता देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। देखिए एक आर्टिकल आप जो है आर्टिकल 51 नोट कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट में इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 51। उसके बाद देखिए आर्टिकल 50 भी लगा लीजिए, आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 51 आर्टिकल 50। उसके बाद देखिए आर्टिकल 48 लगा लीजिए, आर्टिकल 48 और 48 को दोनों, मतलब दोनों 48 और 48 को, इन दोनों को लगा लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं, उनको हम बता रहे हैं। आर्टिकल 45 लगा लीजिए,
शिक्षा का अधिकार जो है, ठीक है। आर्टिकल 44 तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके पहले आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट था और आर्टिकल 41 इम्पोर्टेंट था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, 40, 41, 44, 45, फिर इधर 48 और 51, इतना आर्टिकल जो है आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, आज हम लोगों ने पढ़ लिया 36 से 51 तक क्या, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी दिया हुआ था। ये डीपीएसपी संविधान में कौन सा भाग में था, भाग 4 में था। और जो हम लोगों ने कल मौलिक अधिकार पढ़ा था, ये मौलिक अधिकार जो पढ़ा था वो कौन से भाग में था, तो भाग 3 में था, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये कौन सा भाग में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में था और डीपीएसपी भाग 4 में। चलिए अब आगे जो है हम लोग बढ़िया और जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग प्रश्न देने का जो है, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले काम करने का अधिकार को राज्य के मतलब नीति डीपीएसपी में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी लोग बताइए कि जो है डीपीएसपी में कहाँ बताया गया है कि सरकार जो है, राज्य जो है लोगों को काम करने का जो है अधिकार देगी, उनको काम प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। अभी हम कुछ देर पहले बताए आर्टिकल 41, जिसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आर्टिकल 41 में जो है सरकार जो है हम लोगों को काम उपलब्ध कराएगी, ठीक है। आर्टिकल देखिए, अब क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। बताना है कि डीपीएसपी में कौन सा शामिल है, ठीक है। पहला है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। देखिए ये तो अब मौलिक अधिकार में दिया हुआ था ना, मौलिक अधिकार में दिया हुआ था। कौन सा आर्टिकल था, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मानव का हम लोग खरीद बेच नहीं कर सकते, ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ था मौलिक अधिकार में। सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए, हम सभी लोग का आंसर देख रहे हैं, कमेंट कीजिए सभी लोग, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ था कि हम लोग मानव का खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। तो ये तो डीपीएसपी में है ही नहीं है, डीपीएसपी में कौन है, केवल 2 है, ठीक है। मतलब मादक पे मतलब शराब जो है उसका जो है हम लोग प्रतिषेध मतलब उस पर बैन लगा सकती है सरकार। ये कौन किस में दिया हुआ है, तो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, केवल 2। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि किस में दिया था, ये तो मौलिक अधिकार में दिया था, तो बचा एक, यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये तो इसका उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व का यही उद्देश्य है ना। डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है कि एक बढ़िया राज्य बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, यही तो संविधान में लिखा गया है डीपीएसपी में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विपरीत, यही तो आर्टिकल 51 में दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना के बारे में कहीं नहीं दिया गया है कि जो है सरकार एक मतलब धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर राज्य बनाएगी, ये कहीं नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक राज्य के डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। चलिए लग रहा है यही 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए काम का अधिकार हमको मिला हुआ है, समान कार्य तो समान वेतन सबसे पहले बताए हैं, ठीक है। मद्य निषेध भी है कि हम लोग जो है सरकार चाहे तो किस पे, शराब, मद्य मतलब होता है शराब पे बैन लगा सकती है, ठीक है। लेकिन सूचना का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है डीपीएसपी में, किस में है, मौलिक अधिकार में है, ठीक है। और ये सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 19 में आता है मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। अभी सारा चीज़ हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। वीडियो के जो है खत्म हो जाएगा जब, तो इसको जो है हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, किस पे, जो है टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें, आपको बताना है किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भी चीज़ लिखा हुआ है और संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा गया है। आगे हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ लिखा गया है कि जो है भारत का प्रत्येक राज्य क्या होना चाहिए, कल्याणकारी, मतलब वो होना चाहिए। कल्याणकारी का मतलब ये होता है कि वहाँ जो राज्य है, सरकार है, वो हमेशा अपने जनता का कल्याण चाहेगी, वैसा राज्य होना चाहिए, वैसा सरकार होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी
सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी सारे जो है कल्याणकारी राज्य की इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि कौन सा राज्य एक कल्याणकारी राज्य कैसा होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें समाजवादी के बारे में बताया गया है, फिर उत्तर बौद्धिकवादियों के बारे में बताया गया, गांधीवादियों के, मतलब इसमें तीनों विचार मिलते हैं। ठीक है, इसमें गांधी जी के भी विचार मिलते हैं, इसमें लोगों को, मतलब समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाज में समानता। तो डीपीएसपी में इसके बारे में भी ध्यान रखा गया है। गांधी जी क्या कहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, तो मतलब उनके बारे में भी ध्यान रखा गया है, और उत्तर बौद्धिकवादियों के बारे में भी ध्यान रखा गया है। मतलब इसमें कौन सा सही है, तो सभी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एनडीए का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक भारत के यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, बताना है इसमें कौन सा डीपीएसपी का भाग नहीं है। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, अभी हम बताएं कुछ देर पहले। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग, ये भी लिखा गया। ठीक है, लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत हो गया, आपका तीसरा नंबर यानी सी गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के डीपीएसपी है, डीपीएसपी अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तभी हम बताए हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। किस आर्टिकल में लिखा था, पहले आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था। अब कहाँ चला गया है, ये आर्टिकल 21A में चला गया, जो मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, इसको फंडामेंटल, फर्स्ट एफ से फंडामेंटल, आर से राइट बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए पूर्वोत्तर केंद्र सरकार की और उपरोक्त राज्य के लिए है। ठीक है, पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्य के लिए है। दूसरा दिया है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है राज्य के निर्देशीय निरंतरता नहीं है। देखिए इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा कि जो है डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मतलब लागू जो करने, मतलब सरकार चाहे तो लागू करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, जबकि मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। ठीक है, मतलब मूल अधिकार को तो सरकार को लागू करना ही करना होगा, नहीं तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं ना। तो हम आपको शुरू में ही बताया है कि डीपीएसपी क्या है, वाद युग नहीं है। ठीक है, मतलब इसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में बहस नहीं कर सकते हैं अगर सरकार लागू नहीं कर रही है तो। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट है और सरकार लागू नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए बीपीएससी में देखिए सबसे पहले हम आप लोगों के जो चीज़ें थी डीपीएससी में लिखी हुई उसको अच्छे से समझा दिए हैं, पर ये प्रश्न करा रहे हैं और अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न करा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछे भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब डीपीएसपी किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक आता है। देखिए अभी हम आपको बताएं जो है 36 से 51 तक क्या आता है, डीपीएसपी आता है। तो देखिए इसमें 36 51 तक क्या आता है, डीपीएसपी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ठीक है बताइए इसमें कौन सा है। देखिए 51 में तो क्या था, 51 में क्या था, आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ था कि जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ था। आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक होगा उनका हम संरक्षण करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ था, न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता होगी हमारे जो है राज्य में, देश में। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, अभी हम आपको शुरू में बताए थे कि 36 में क्या दिया हुआ, राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। राज्य की परिभाषा मतलब कल्याणकारी राज्य कैसा होगा उसका परिभाषा किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 36 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 36। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए हम आपको बताएं हैं अभी कुछ देर पहले ही बताइए कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बताएं ना कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सरकारी वकील जो है अगर गरीब हैं तो आपके सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, आर्टिकल 39 में ए में क्या दिया हुआ है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बताया ना कि कौन सा आर्टिकल में जो है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल 40। और एक और चीज़ बताएं, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने सिफारिश किया था सरकार से कि देखिए आप एक जो है ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए, ठीक है। तो इनके ही सिफारिश पे क्या बनाया गया था, ग्राम पंचायत बनाया गया था, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो है जिक्र कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मतलब कौन से आर्टिकल में दिया गया? देखिए बताया ना, समान सिविल संहिता कैसे बताया था, याद रखने के लिए 4 दोनों समान है, 4 दोनों समान। तो आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ है, समान सिविल संहिता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? मतलब कहाँ पे लिखा गया है कि सरकार जो ये प्रयास करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बने रहे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप सभी लोग बताइए। देखिए हम बता चुके हैं आपसे, सबसे लास्ट वाला यानी आर्टिकल 51। देखिए DPSP कहाँ से शुरू होता है, 36 से शुरू होता है और 51 तक जाता है। तो ये जो लास्ट वाला अनुच्छेद में यही बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए ये IAS में भी पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो अभी हम आपको बताएं, देखिए कौन सा है, इसमें प्रस्तावना भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, दोनों में लिखा गया है कि जो है भारत के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय के बारे में कहीं बात नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, जब हम आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कहाँ आर्थिक जो है न्याय की बात किया गया है। तो फिलहाल में बस इतना जानिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात किया गया है। आप सभी को प्रश्न अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार यस करके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। तो बताइए कौन से जो है आर्टिकल में जो है भारतीय संविधान में किस मतलब DPSP में कौन से आर्टिकल में जो है शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, बताइए। तो देखिए आर्टिकल जो 45 है, आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 45 में यही ना है कि जो है आपको जो है मतलब जो भी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री में क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है, किस में, आर्टिकल 45 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण का संकल्पना सम्मिलित की गई है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले इस प्रश्न को पढ़ा है कि किसमें जो है राज्य का जो है लोक कल्याण की संकल्पना मतलब एक आपका कल्याणकारी राज्य हो, ये कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया है ना कि सरकार क्या करेगी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी जहाँ पे जनता का कल्याण हो, जनता जो है खुश हो, यहाँ पे जनता सुखी हो, वैसा एक राज्य होना चाहिए। चीज़ें कहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बताइए इसमें कौन सा है, कौन सा नहीं है। आप सभी लोग बताइए, आंसर दीजिए कमेंट में, ABCD कौन सा है, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये तो आर्टिकल 51 में लिखा हुआ था, हम लोग सभी लोग पढ़े हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21 में लिखा हुआ है, 45 में, अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद काफ़ी याद रखिए, देखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप भी याद रखिए, ठीक है। गोवध का भी निषेध किया गया है, यहाँ पे गौ को जो है, गौ का जो गाय माता होती है ना हमारा, उनको जो है आप वध नहीं कर सकते, उनको हानि नहीं पहुँचा सकते, ये भी चीज़ें लिखा हुआ है किसमें, जो है राज्य के DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन निजी संपत्ति का समाप्ति ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है DPSP में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निजी संपत्ति का संपत्ति, ठीक है, निजी संपत्ति का समाप्ति, ये चीज़ें DPSP में नहीं लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति यानी डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, ठीक है, बताइए। समाजवादी बताया है ना आपको,
ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का स्थापना, ये समाजवादी माना जाता है नहीं। गोवंश पर प्रतिबंध, ये भी नहीं माना जाता है, इसको भी नहीं माना जाता है। आय की असमानता को कम करना, देखिए जब हमारे देश में जो है सबका आय बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग सभी लोग क्या हो जाएंगे, समाज मतलब समान हो जाएगी सबका अगर आय इक्वल हो जाए। अगर सरकार ये चाहे कि देखिए हमारे देश में क्या है, कोई एकदम अरबपति है या कोई एकदम जो है मतलब गरीब सा है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा असमानता है। मतलब अगर समानता हो जाए हमारे यहाँ में तो बहुत कुछ सही हो सकता है। मतलब क्या करना है, तो आय की असमानता को कम करना ही समाजवाद है। समाजवाद मतलब शुरू में ही बताया है कि समाज में समानता, इसी को समाजवाद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है बढ़ते हैं। राज्य नीति निरसक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो किसके लिए है, नागरिक के लिए है। नीति निरसक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो नागरिक के लिए है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। भारत में कहाँ जो है सिविल कोड बोलते हैं इसको, सिविल कोड लागू है, ठीक है। ये भारत का मात्र एक राज्य है जहाँ पे अभी तक समान सिविल संहिता लागू है। आप बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा गोवा, ठीक है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और जो है ये पॉलिटी का तीसरा पार्ट था। और कल से जो है हम लोग पॉलिटी अब थोड़ा यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर तो हम जो है इतिहास लेके कल से आपका हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। और फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री का 3 वीडियो हो जाएगा फिर हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। 15 सितंबर तक ऐसे हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग धांसू टेस्ट देंगे इस पे BHU क्लासेज पे। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए आपका क्लास है, आपको शेड्यूल हम जो है शेयर कर चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे देख लीजिएगा कि अगला क्लास आपका कब है, ठीक है। और ज़रूर सभी लोग उपस्थित हुए अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।